हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली तमाम क्लासेज के अंतर्गत हम हमारे विषय के 4 अध्यायों का अध्ययन कर चुके थे। आज उसी क्रम में 5वें अध्याय की हम चर्चा करेंगे, जो संबंधित है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से। जैसा आप देख सकते हैं सामने, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। एक बार अगर दोबारा से फ्लैशबैक में चलें और इस संसाधन शब्द को जानें कि संसाधन यानी प्रकृति द्वारा उपलब्ध वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। प्रकृति द्वारा उपलब्ध वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। ये संसाधन विभिन्न प्रकार के होते हैं और प्रत्येक वस्तु जो मानव जिनकी आवश्यकता पूरी कर रहा है, मानव जिनको उपयोग में ले रहा है, वो सभी संसाधन हैं। ऐसे में ही खनिज और ऊर्जा संसाधन भी शामिल किए जाते हैं। बात करें सबसे पहले इस खनिज शब्द की। खनिज जमीन से खोदकर निकाले गए वे सभी पदार्थ जिनकी अपनी निश्चित आंतरिक संरचना होती है, खनिज कहलाते हैं। खनिज की परिभाषा ध्यान रखें आप कि जमीन से खोदकर निकाले गए वे सभी पदार्थ जिनकी अपनी निश्चित आंतरिक संरचना होती है, उन्हें खनिज कहा जाता है। अब जमीन से खोदने का मतलब यह नहीं कि अत्यंत गहराई पर खुदाई की जाए और तो ही पदार्थों को बाहर निकाला जाए। अगर मृदा की ऊपरी परत को भी हटाकर कुछ तत्व प्राप्त कर रहे हैं तो वो खनिज हैं। लेकिन खनिजों के लिए 2 कंडीशन होनी जरूरी हैं। पहली कंडीशन, पहली शर्त कि वो जमीन से खोदकर निकाले गए हों, और दूसरी शर्त जिनकी अपनी निश्चित आंतरिक संरचना हो। अब देखा जाए तो गाजर, मूली, अदरक, आलू, ये सभी जमीन से खोदकर निकाले जाते हैं। तो क्या इन्हें खनिज कहा जाएगा? जी नहीं, इन्हें खनिज नहीं कहा जाएगा। इन्हें कहा जाएगा सिर्फ सामान्य पदार्थ जो भी हैं। खनिजों के लिए चाहिए कि वे जमीन से खोदकर निकाले गए हों, जिनकी अपनी निश्चित आंतरिक संरचना हो। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि निश्चित आंतरिक संरचना होती क्या है। निश्चित आंतरिक संरचना जैसे ये एक तत्व है O2 यानी ऑक्सीजन। अगर इसको बजाय मैं O3 लिख दूं तो हम इसे ऑक्सीजन नहीं कहेंगे, अपितु इसे ओजोन कहेंगे। यानी सिर्फ एक संख्या बदल जाने से तत्व क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। साइंस में आपने पढ़ा होगा एक छोटा सा सूत्र CH4। इस सूत्र को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये किसका सूत्र है। मीथेन का यह सूत्र है, जिसका मतलब होता है कि कार्बन का एक अणु सिंगल बॉन्ड के माध्यम से हाइड्रोजन के 4 अणुओं के साथ मिला हुआ है। आप ये सोच रहे होंगे साइंस कहां से आ गई, लेकिन खनिज टॉपिक साइंस से संबंधित ही है कि कार्बन का एक अणु हाइड्रोजन के 4 अणुओं से मिलकर बनता है और जिसे कहा जाता है CH4। अब बात समझना, यहां पर अगर मैं चाहूं तो एक H और नहीं लगा सकता, हाइड्रोजन का एक अणु और नहीं लगा सकता। पहली बात है तो संरचना बनेगी ही नहीं, और किसी भी तरीके से हमने कोई प्रक्रियाओं को अपनाकर संरचना बना ली, हाइड्रोजन का एक अणु और शामिल कर लिया, तब ये CH4 नहीं अपितु CH5 कहलाएगा। और CH5 जब कहलाएगा तो फिर इसे मीथेन नहीं कहा जाएगा, इसे कुछ और ही कहा जाएगा।
यानी इसकी अपनी निश्चित आंतरिक संरचना है। कार्बन का एक अणु जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के 4 अणुओं से, तो बस इसी को कहा जाता है निश्चित आंतरिक संरचना। जमीन से जो पदार्थ प्राप्त किए जा रहे हैं उनकी अपनी निश्चित आंतरिक संरचना होती है, और ऐसी ही निश्चित आंतरिक संरचना वाले तत्वों को खनिज कहा जाता है। अब आलू, अदरक, मूली, गाजर, इनमें क्या है जरा वो भी समझ लें। अगर आलू छोटा सा है तो उसे चना नहीं कहा जाएगा, उसे आलू ही कहा जाएगा। और आलू अगर बड़ा है तो उसे कद्दू नहीं कहा जाएगा, उसे फिर भी आलू ही कहेंगे। यानी आलू अगर छोटा है तो भी आलू और बड़ा है तो भी आलू, उसके आकार से कोई मतलब नहीं निकला। लेकिन यहां पर अगर संरचना बदल गई तो तत्व पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। तो शायद बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे अब इस चीज को। खनिज की परिभाषा कि जमीन से खोदकर निकाले गए समस्त पदार्थ जिनकी अपनी निश्चित आंतरिक संरचना होती है उन्हें खनिज कहा जाता है। खनिज मानव जीवन से जुड़े हुए हैं, मानव के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। ये मानव के जीवन से कभी अलग नहीं हो सकते। आप चारों तरफ नजरें दौड़ाइए, आपको हर तरफ विभिन्न प्रकार के खनिज देखने को मिलेंगे। जिस मकान में आप रह रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं खनिजों का योगदान है। दीवारों को बनाने में, छतों को बनाने में, फर्श को बनाने में, लोहे के दरवाजे हैं, सेक्शन विंडोज हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं खनिज का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा अन्य प्रकार के उपकरण जो आप इस्तेमाल करते हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, अन्य वाहनों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं खनिज का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां तक कि घर में खाना पकाने के लिए हम गैस का इस्तेमाल करते हैं, कोयले का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर भी खनिज हैं। और इससे बड़ी चीज, हम जो भोजन कर रहे हैं, भोजन में भी खनिज है। नमक, जो सबसे आवश्यक वस्तु, नमक एक ऐसा खनिज, जब तक ये है तब तक इसकी किसी को याद नहीं आती, लेकिन नहीं होता तो हंगामा मच जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, कभी शादी विवाह में जाइए खाने पीने के लिए, अच्छे अच्छे डिशेज हैं, बढ़िया अच्छे पकवान हैं, सब कुछ अच्छा है, नमक वगैरह सारे मसाले टेस्टी हैं, सब सही है, खाना अपने आप में बेहद अच्छा है। क्या आप ये बोलेंगे कि नहीं, कुछ भी कहो, खाने में नमक अच्छा था? याद भी नहीं करेंगे, बल्कि कहेंगे खाना अच्छा था या खाने में मसाले अच्छे थे, नमक का तो नाम भी नहीं आएगा। लेकिन किन्हीं कारणवश सब्जी में, रायते में या किसी चीज में नमक की कमी हो जाती है और ढूंढने पर नमक नहीं मिलता है, खा तो लेंगे, लेकिन बाहर आकर क्या कहेंगे, कहेगा खा कच्चा खाना, नमक तो था ही नहीं। मतलब नमक एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा तत्व जो हमारे भोजन के लिए अति आवश्यक है, और नमक भी एक प्रकार का खनिज है। तो मतलब कहने का आशय, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ यह तत्व खाने पीने से लेकर तमाम तरह की क्रियाओं के अंतर्गत हम खनिजों का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं। बिजली के बल्ब हो, या टूथब्रश हो, या टूथपेस्ट हो, या अन्य प्रकार की कोई चीजें, ये सभी कहीं ना कहीं खनिजों से जुड़ी हुई हैं। तो खनिजों की परिभाषा क्लियर हो गई आप लोगों के। ये खनिज, मैं एक एक चीज को बड़े ही धीमे तरीके से चल रहा हूं, कि प्रकृति द्वारा उपलब्ध वे पदार्थ, या यूं कह लें कि वे पदार्थ जो जमीन से खोदकर निकाले जाते हैं और जिनकी अपनी निश्चित आंतरिक संरचना होती है, उन्हें खनिज कहा जाता है। खनिज कई प्रकार के होते हैं, जिनका एक सामान्य वर्गीकरण सामने दिया गया है। खनिज मुख्यतः 3 प्रकार के, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। ध्यान दें धात्विक खनिज की परिभाषाओं के रूप में। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है, जबकि अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातु की मात्रा
नहीं पाई जाती। बहुत सीधी परिभाषा, इजी वे में आसानी से एक लाइन की परिभाषा याद कर सकते हैं कि धात्विक खनिज वे खनिज हैं जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है, जबकि अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। लेकिन अब सवाल उठता है कि यह धातु क्या है। धातु की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि कोई तत्व धातु है या नहीं। जिनमें पहली विशेषता में आता है कि धातु विद्युत की सुचालक होती हैं, जिनमें धारा प्रवाहित हो सकती है, जिसमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है, ऐसे तत्वों को धातु कहा जाता है। जैसे तांबा देखा होगा, बिजली के तार तांबे के बने होते हैं, उस तांबे में आसानी से धारा प्रवाहित हो सकती है, तो ये विद्युत की सुचालक होती हैं। नंबर 2, धातु पर चोट करने पर धातु टूटती नहीं है अपितु चपटी हो जाती है। अगर लगातार चोट करते रहोगे तो एक समय तो ऐसा आएगा कि टूटेंगी भी वो, जब चपटी हो के, लेकिन शुरुआत में वो टुकड़ों में नहीं बढ़ती है अपितु वो चपटी हो जाती है। जैसे लोहे की कील लीजिए आप, लोहे की कील पर हथौड़े से वार कीजिए, लोहे की कील चपटी हो जाएगी। तो धातु की विशेषता आती है दूसरी कि इस पर चोट करने पर यह चपटी हो जाती है। नंबर 3, धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं। सोने का तार, चांदी का तार आपने देखा होगा, तांबे का तार, एल्यूमिनियम का तार, लोहे का तार, इनके तार बनाए जा सकते हैं, मतलब इनको खींचकर लंबा किया जा सकता है, जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं होता। धातुओं में एक गुण पाया जाता है सोनोरस का गुण। धातुओं पर चोट करने पर इसमें ध्वनि निकलती है, तीव्र ध्वनि निकलती है, जबकि अधातुओं पर चोट करने पर इसमें तीव्र ध्वनि नहीं निकलती। तो कहने का आशय, ये धातुओं की कुछ विशेषताएं आती हैं जिसमें सोनोरस का गुण है, यानी इन पर चोट करने पर ध्वनि निकलती है, इन पर चोट करने पर ये चपटी हो जाती हैं, ये विद्युत की सुचालक होती हैं, इनके लंबे तार बनाए जा सकते हैं, जबकि अधातुओं में ये विशेषता नहीं है। तो जिन तत्वों में ये विशेषता पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं, और जिनमें ये विशेषता नहीं पाई जाती उन्हें अधात्विक खनिज कहा जाता है। अब एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लीजिए, जैसे लोहा और नमक। लोहे पर चोट करेंगे वो चपटा हो जाएगा, लेकिन नमक पर, जो दिल्ली वाला नमक आता है, उस पर चोट करेंगे टूटकर बिखर जाएगा। लोहे के तार बनाए जा सकते हैं, लेकिन नमक के तार नहीं बनाए जा सकते। लोहे पर चोट करने पर तीव्र ध्वनि निकलती है, लेकिन नमक पर चोट करने पर तीव्र ध्वनि नहीं निकलती। तो समझ चुके होंगे धात्विक और अधात्विक में अंतर। मैं दोबारा बोल देता हूं कि वे खनिज जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है, जबकि वे खनिज जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें अधात्विक खनिज कहा जाता है। वहीं नंबर 3 आता है ऊर्जा खनिज। पाठ की शुरुआत में नाम था, वहां मैंने नहीं बताया था, उसी चीज को यहां पर शामिल किया गया है। ऊर्जा खनिज वे खनिज जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वे खनिज जिनका इस्तेमाल हम ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए करते हैं, वे खनिज जिनसे हम हमारी मशीनें, ईंधन या वाहनों को संचालित किया जाता है, ऐसे खनिजों को ऊर्जा खनिज कहते हैं। परिभाषा के रूप में कि वे खनिज जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं। कोयला, प्राचीन समय में शक्ति का सबसे बड़ा माध्यम कोयला ही था। जब पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, इस्तेमाल तो क्या, इनका निर्माण ही नहीं था, पता ही नहीं था, उस समय कोयला ही सबसे बड़ी वस्तु थी शक्ति को संचालित करने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए। इनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती थी। तो वे खनिज जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहा जाता है। आइए इसके और वर्गीकरण की बात करें। धात्विक खनिज के बाद अगर देखा जाए तो धात्विक खनिज के 3 प्रकार शामिल होते हैं, जिनमें लोह खनिज, अलोह खनिज
और तीसरा आता है बहुमूल्य खनिज। लोह खनिज, वे खनिज जिनमें लोहांश पाया जाता है, वे खनिज जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है, उन्हें लोह खनिज कहते हैं। वे खनिज जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, या वे खनिज जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं, ऐसे खनिजों को लोह खनिज कहा जाता है। यानी वे खनिज जिनमें लोहांश, लोहे का अंश पाया जाता है, जैसे लोहो अयस्क है, मैग्नीज है, निकल है, कोबाल्ट है, ऐसे कुछ खनिज जिनमें लोहांश पाया जाता है, लोहे का अंश है, लोहे के संबंधित गुण पाए जाते हैं, चुंबक इनको आकर्षित करती है या ये चुंबक को आकर्षित कर लेते हैं। जबकि वे खनिज जिनमें लोहा नहीं पाया जाता, वे खनिज जिनमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते, उन्हें अलोह खनिज कहा जाता है। जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते या वे चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, ऐसे खनिजों को अलोह खनिज, जैसे तांबा है, बॉक्साइट है, सीसा जस्ता है, सोना है, चांदी है, ये भी अलोह खनिज में शामिल होंगे। लेकिन इनको एक अलग वर्गीकरण में किया गया है, जिन्हें कहा जाता है बहुमूल्य खनिज। वे खनिज जिनकी कीमत अधिक है, वे खनिज जिनका मूल्य अधिक है, ऐसे खनिजों को बहुमूल्य खनिज में शामिल करते हैं। सोना, चांदी, प्लेटिनम इसमें शामिल किया जाता है। अब बात समझिए आप, सोना भी एक अलोह खनिज है। सोने में लोहांश नहीं पाया जाता, सोने को चुंबक आकर्षित नहीं करती, ना ही सोना चुंबक को आकर्षित करता है। तो चाहते तो इसको इसमें शामिल कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि सोना और तांबा दोनों की कीमतों में जमीन आसमान का अंतर है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, तांबे से भी ज्यादा अच्छी सुचालक जो धातु है वो चांदी है। लेकिन आप बताइए, सोचिए इस चीज को, कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके घरों में चांदी के तार हैं बिजली के, या बिजली के तार सोने के हैं, या कपड़े सुखाने का तार चांदी का है, कपड़े सुखाने का तार सोने का है। संभव ही नहीं है। कारण है इनकी कीमतें बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इन्हें शामिल किया जाता है किसमें? बहुमूल्य खनिजों में। तो तीन चीजें हुई आपकी क्लियर। धात्विक, वे खनिज जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है, इन्हें तीन भागों में बांटा गया है: लोह खनिज, अलोह खनिज, बहुमूल्य खनिज। लोह खनिज जिनमें लोहांश पाया जाता है, अलोह खनिज जिनमें लोहांश नहीं पाया जाता, और बहुमूल्य खनिज जिनकी कीमत बहुत अधिक है। वहीं इसी की तरफ अधात्विक के बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी, कि वे खनिज जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, अधात्विक खनिज। अभ्रक है, नमक है, पोटाश है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, ये सभी अधात्विक खनिजों में आते हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन। क्या पूछा जाता है? या तो परिभाषा में पूछ लेगा, या प्रकार पूछ लेगा, या कोई भी एक एग्जाम्पल के रूप में एक नंबर का, किन्हीं दो अधात्विक खनिजों के नाम बताइए, किन्हीं दो धात्विक खनिजों के नाम बताइए। ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। या रिक्त स्थान वाले हालांकि नहीं आएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, ये तो इसी साल पैटर्न था, लेकिन कुछ नहीं कह सकते समय का। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों में भी आ सकता है कि कोयला एक खाली स्थान खनिज है, तो कोयला एक ऊर्जा खनिज है। तो इस तरह से आपको ये चीजें याद करनी होंगी। तो क्लियर हुआ आपके खनिज और खनिजों का वर्गीकरण। आइए इसी क्रम में आगे चलते हैं। एक टॉपिक आता है कि खनिज कहां पाए जाते हैं। स्वाभाविक है, जमीन के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जमीन के अंदर भी कहां? छोटी क्लासेज के अंतर्गत आपने चट्टानों के बारे में पढ़ा होगा। चट्टान यानी शैल तीन प्रकार की होती हैं: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। उनकी चर्चा नहीं करेंगे विस्तार से, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा और ये टॉपिक है भी नहीं अपने सिलेबस में। खनिज जो पाए जाते हैं वो तीन प्रकार की चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं।
धरातल के नीचे टेम्परेचर बहुत अधिक है। प्रकृति का एक छोटा सा नियम है कि प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। धरातल से हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे भूगर्भ में, तो प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। और 32 मीटर नीचे जाते हैं तो और 1 डिग्री, और 32 मीटर जाते हैं तो और 1 डिग्री। यानी ऐसे ऐसे जब नीचे जाते जाते हैं तो धरातल के गर्भ का तापमान, जो केंद्र का तापमान है, वो हजारों डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्योंकि पृथ्वी का जो केंद्र आता है उसकी गहराई ये मानी जाती है 6371 किलोमीटर। इस 6371 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें और फिर 32 से डिवाइड करेंगे आप अगर, तो ये जो आंकड़ा है वो हजारों में पहुंचता है। तो ऐसे में पृथ्वी के गर्भ का तापमान बहुत अधिक है। पृथ्वी अंदर से तप्त अवस्था में है। ये तप्त अवस्था में होने के कारण अंदर मौजूद तमाम पदार्थ पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं, तरल अवस्था में पाए जाते हैं। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो तमाम तरल पदार्थ बाहर की तरफ खींचे चले आते हैं, धरातल पर उत्पन्न होते हैं। उस तरल पदार्थों में ही होते हैं क्या? खनिज। तो चट्टाने यानी आग्नेय चट्टान, अवसादी, कायांतरित, इन चट्टानों के अंतर्गत पाए जाते हैं खनिज। जब ये जमीन से बाहर निकलते हैं तो इन्हें कहा जाता है अयस्क। अब ये अयस्क क्या है? कोई भी पदार्थ जो हम जमीन से बाहर निकालते हैं वो शुद्ध अवस्था में नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसमें अशुद्धियां पाई जाती हैं। और कोई अशुद्धि हो या ना हो, लेकिन एक अशुद्धि तो अवश्य मिलती है और वो है रेत। क्योंकि जमीन से बाहर निकालेंगे तो रेत के कण तो साथ में आएंगे ही आएंगे। तो मुख्य पदार्थ प्लस अशुद्धियां बराबर कहलाता है अयस्क। जमीन से खनिजों को प्राप्त करते हैं यानी अयस्कों को प्राप्त करते हैं। अयस्क जो प्राप्त होते हैं उसके अंतर्गत मुख्य पदार्थ तो होता ही है, साथ में अशुद्धियां भी होती हैं। बाद में इन अशुद्धियों को दूर किया जाता है और शेष बचता है जो भी मुख्य पदार्थ है। तो मुख्य पदार्थ और अशुद्धियों का मिश्रण कहलाता है अयस्क। और जमीन से जो भी पदार्थ बाहर निकलते हैं वो अयस्कों के रूप में ही निकलते हैं। और ये अयस्क विभिन्न प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो हमने देखा आज खनिज की परिभाषा, इसका वर्गीकरण, और ये जाना कि खनिज कहां पाए जाते हैं। कल हम देखेंगे कि खनिजों के कौन कौन से प्रकार हैं, यानी पर्टिकुलर खनिज, लोह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, इनके बारे में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि ये पर्टिकुलर खनिज, ये तत्व किन क्षेत्रों में मिलते हैं, क्या इनके उपयोग हैं, कितना इनका उत्पादन है, कितनी इनकी मात्रा है। इन सभी बातों की चर्चा होगी आगामी क्लास में। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।